तो जनाब, आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे जो है क्वेश्चंस मुझे इतना ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बेसब्री और बेचैन तो हो रहे हैं, ये बात मुझे आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस से समझ आ रही है, लेकिन हाल चाल कैसे है ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे इतने सारे मैसेजेस किए लास्ट वीक में कि मैं मजबूर हो गई कि मैं ये वीडियो बनाऊं, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इस स्टेप पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे CRS कैलकुलेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है, एंड इसके अलावा हम CRS कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे। क्या CRS स्कोर रिक्वायर्ड होता है और कैसे पता चलता है कि कितना CRS स्कोर रिक्वायर्ड है आप लोगों को, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। और एंड पर मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि आप अपना स्कोर किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा आप लोगों ने मेरे से पूछी थी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो के एंड पे मैं फिर से रिसोर्सेज लास्ट वीडियो की तरह शेयर कर दूंगी, जहां से आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों से कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में। मैं स्पेसिफिकली फिर से बता रही हूँ कि मैं सिर्फ फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजा के बारे में बात करूंगी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंडर, क्योंकि मैं सिर्फ उसी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ये जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड होता है। इसे आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कंसीडर करें जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए आप एक टेस्ट देते हैं और फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बन जाती है, ठीक है, और टॉप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम आपका यहाँ पे भी होता है, आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिनकी बेसिस पे एक मेरिट नंबर असाइन हो जाता है आपको, और टॉप 3400 टू 3500 अप्रोक्सीमेटली, हर दफा ये सेम नहीं होगी फिगर, तो इतने कैंडिडेट्स को वो इन्विटेशन भेज देते हैं कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोविड से पहले तक दिस ड्रॉ वाज हैपनिंग एवरी 2 वीक्स, लेकिन कोविड के बाद से सिचुएशन काफी चेंज हो गई है, आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा। तो अब प्रोसेसेस काफी स्लो हो गए हैं और ड्रॉज काफी लेस फ्रीक्वेंटली अगर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन की फी के बारे में। आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट होती है CIC की वेबसाइट के ऊपर, वो सारा प्रोसेस फ्री होता है। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको कोई भी फी चार्ज नहीं कर रही होती इस पॉइंट तक, अनलेस आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे आप लोगों को फी सबमिट करनी होती है, उससे पहले तक ये सारा प्रोसेस फ्री होता है। एंड कीप इन माइंड कि मैं इस टाइम पे सिर्फ CIC की वेबसाइट पे जो प्रोफाइल क्रिएशन है उसकी बात कर रही हूँ, उसके अलावा के प्रोसेसेस की फी डिफरेंट है इस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो ये कि अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस वक्त कितने स्कोर जो है वो आपको रिक्वायर्ड हैं या क्या कट ऑफ चल रहा है। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे भी एक एप्लीकेशन का रिसोर्स शेयर किया था आपसे। मैं दोबारा उसके लिंक्स इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। हमने भी इसी एप्लीकेशन को से फॉलो अप करते रहे थे। इस एप्लीकेशन का नाम है CanPR और ये आप लोगों को एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। इसके अंदर आप लोगों को इमिग्रेशन के प्रोसेस से रिलेटेड सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और प्रीवियस स्टैट्स भी मिल जाएंगे कि स्कोर्स का कट ऑफ जो है वो पिछले कुछ मंथ्स में क्या रहा है। आप लोग इस पे फॉलो अप कर सकते हैं करंट ट्रेंड्स के बारे में। वैसे तो ये ऐप इंडियन ऐप है, लेकिन ये आप लोगों को प्रोसेस से रिलेटेड काफी अच्छा आइडिया दे देती है एंड इट्स सफिशिएंट फॉर यू थ्रू आउट द प्रोसेस। आप लोग इस पे फॉलो अप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो CRS कैलकुलेटर के बारे में करेंगे कि उसको यूज कैसे करना है और वहां पर आपने अपने पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। मैं अपने लैपटॉप पे अपनी एग्जांपल को लेके आप लोगों को पॉइंट्स कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगी और आप लोग साथ साथ फॉलो करते रहें और अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो साथ में फिल कर सकते हैं अपने CRS कैलकुलेटर के ऊपर और देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी IELTS नहीं दिया है और आप लोगों को IELTS देना है अभी, तो आप लोग इस CRS कैलकुलेटर से इस चीज का भी अंदाजा कर सकते हैं कि IELTS में आप लोगों को कितने स्कोर्स चाहिए हैं। वो चीज भी हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस चीज को आप किस तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों को कितने IELTS के पॉइंट्स या बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। चले चलते हैं CRS कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहले अभी हम चले जाते हैं गूगल पे और CRS कैलकुलेटर को सर्च कर लेते हैं। सो ये मैंने CRS कैलकुलेटर सर्च किया और ये सबसे पहला जो लिंक है CIC की वेबसाइट का, मैं ये ओपन करूंगी और यहाँ पर चले जाते हैं और देखिए यहाँ पर आपसे वो कोई लॉगिन वगैरह नहीं मांग रहा। अगर आप बिल्कुल एंड पे चले जाएं तो आप अपना CRS कैलकुलेटर राइट अवे यूज़ कर सकते हैं, अपने स्कोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर हमारी एग्जांपल लेकर चलूंगी और बिल्कुल वही सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फिल करूंगी जो हमने अपने इमिग्रेशन के टाइम पे फिल की थी, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे मेरा स्कोर पूछ रहे थे, आइल्स का स्कोर वगैरह पूछ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम प्राइमरी एप्लीकेंट उसामा को रखेंगे, तो मैं उनके हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैरिटल स्टेटस सबसे पहले फिल कर लेते हैं, मैरिड। और इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा? नो। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कैनेडा? येस। हाउ ओल्ड आर यू? उस टाइम पे ही वॉज 29, so I'll fill 29. What is your level of education? He was master's degree or professional degree needed to practice in a licensed professional. So have you earned a Canadian degree, diploma or certificate? This is important. अगर आपके पास है तो इसके points होते हैं। So हमारे पास नहीं था, no. Official languages, Canada's official languages are English and French. Are you okay? यहाँ पर अब आपने IELTS के results जो हैं वो यहाँ पर डालने हैं। You need to submit language test results that are less than 2 years of old. Yes, 2 years less हैं। Which language test did you take for your first official language? IELTS हो गया। अगर आप लोगों ने कोई और टेस्ट दिया है इनमें से तो आप लोग उसके रिजल्ट्स यहाँ पर डालेंगे। TEF कैनेडा, TCF कैनेडा और ये CLPIPG, तो हमने IELTS दिया था। और स्कोर्स डाल लेते हैं। सो स्पीकिंग में थे 8, सो 7.5 to 9। लिसनिंग में 7, लिसनिंग में 7। रीडिंग में 8.5 एंड राइटिंग में 8। सो ये हो गया। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? So not applicable. In the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? So यहाँ पर कनाडा का मांगा हुआ है। आपने ये चीज़ देख के फिल करनी है कि आप लोग यहाँ पर अपना लोकल एक्सपीरियंस नहीं डाल रहे हों। सो कनाडा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, none. In the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? अब फॉरेन से आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि फॉरेन एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान से बाहर का है। आप कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि आप कनाडा के लिए एक फॉरेन लैंड है, तो आपका फॉरेन एक्सपीरियंस होगा। सो ये आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस आप डालेंगे, 3 years और मोर। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? नो। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट? अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आप येस करेंगे, हमारे पास नहीं था, आई एम चेकिंग नो। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? तो अगर आपके पास है तो आप येस करेंगे, हमारे पास नहीं था, मैं नो कर रही हूँ। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, if they will come with you to Canada, have at least one brother or sister living in Canada who is a citizen or permanent resident? हमारी कोई फैमिली नहीं थी यहाँ कनाडा में, मैं नो करूँगी। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आप इसको येस करेंगे। What is the highest level of education for which your spouse or common law partner has? So अब यहाँ पर आपकी स्पाउस के सारी डिटेल्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। सो मेरी उस टाइम पे बैचलर्स डिग्री थी, सो आई सिलेक्ट बैचलर्स डिग्री। इन द लास्ट 10 years, how many years of skilled work experience in Canada? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, none or less than a year। मैंने भी लैंग्वेज टेस्ट IELTS ही दिया था, मैं यहाँ IELTS सिलेक्ट करूँगी। सो मेरे स्पीकिंग में 6 थे, लिसनिंग में लेट मी चेक, लिसनिंग में 7 थे, ओके 6 to 7। रीडिंग में 7.5 एंड देन राइटिंग में 6.5। ठीक हो गया। सो ये हो गया और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्कोर अपना।
सो ये सारा स्कोर वगैरह कैलकुलेट हो गया है, आप देख सकते हैं लेवल ऑफ। ओके, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एज के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 29 इयर्स या उससे कम है तो आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप 30 इयर्स या ओल्डर हो गए हैं तो आपके हर साल के लिहाज से पॉइंट्स 5 पॉइंट्स कटेंगे। सो इफ़ यू आर 30 इयर्स ऑफ एज तो 5 पॉइंट्स, अगर आप 31 के हो गए हैं तो 10 पॉइंट्स कटेंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लेवल ऑफ एजुकेशन के 126 पॉइंट्स मिले हैं। स्टडी इन कनाडा नहीं कोई पॉइंट्स मिले। ऑफिशियल लैंग्वेज के 112 पॉइंट्स मिले हैं। सो यहाँ पर सब टोटल, और फिर ये स्पाउस के पॉइंट्स जो मिले हैं हमें, सो लेवल ऑफ एजुकेशन के 8 पॉइंट्स मिले हैं। मास्टर्स की डिग्री अगर होती तो ये थोड़े और इम्प्रूव हो जाते। सो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नन, ये पॉइंट्स हो गए। फिर बाकी सारे पॉइंट्स मिला के ये 410 हो गए हैं। आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग इन द IELTS स्पीकिंग देन लिसनिंग। ओके, आई थिंक यहाँ पर स्पीकिंग देन लिसनिंग में 8.5 एंड देन रीडिंग है, रीडिंग में 8, या दैट्स करेक्ट, एंड राइटिंग में it's 7. So let's calculate that again. ओके, नाउ यू कैन सी कि 473 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे 473 पॉइंट्स बन रहे थे। सो अगर यहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दूँ स्पाउस की जाके, तो आप देखेंगे कि पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। वेयर इज़ दैट सेक्शन? सही, यहाँ हो गया, ठीक है। इधर मैं अब मास्टर्स डिग्री डाल के दोबारा से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब आप देखें कि जस्ट 2 पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो क्वालिफिकेशंस थी उनको इम्प्रूव करने से ज़्यादा हमारे स्कोर्स पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अदरवाइज देवर थिंग्स जो मैं कर सकती थी और हम पॉइंट्स इम्प्रूव कर सकते थे, बट जो इम्पैक्ट आइल्स के रिजल्ट का पड़ रहा था वो नहीं, उससे जो है वो कंप्लीट नहीं कर रही थी कोई भी और चीज़। तो इसलिए हमने आइल्स को इम्प्रूव किया था। अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि इस CLB कैलकुलेटर को CRS कैलकुलेटर को यूज़ करके कि आपको आइल्स में कितने स्कोर चाहिए। अब अगर आपने आइल्स का टेस्ट नहीं दिया है और आपने आपके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सो उन्होंने भी आइल्स नहीं दिया है, तो आप आइल्स वाले सेक्शन पे जाकर गेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि मैं 7 बैंड्स ले आऊँ, तो आप देखेंगे कि हर सेक्शन में आप एक रैंडम नंबर ऐड करेंगे और फिर उससे कैलकुलेट करेंगे कि आपका स्कोर कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि 473 कट ऑफ चल रहा है, तो आप जाकर देखेंगे कि आपके कितने आइल्स के स्कोर अगर आप वहां पर डालें अपने और स्पाउस के, तो आपका 473 से अबव जा रहा है, तो आपको उतना आइल्स जो है वो एम करना है। तो आई थिंक इसमें कोई अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ वीडियो के, जो कि हैं टिप्स कि आप किस तरह से अपने आइल्स को अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पॉइंट्स को इम्प्रूव करने की बात कर लेते हैं। अगर आपने पॉइंट्स इम्प्रूव करने हैं तो सबसे पहली टिप है कि अगर आप लोग सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम पार्टनर को बाद में बुला लेंगे, हमें PR मिल जाए पहले, तो आप लोग इकट्ठे एज अ फैमिली अप्लाई करें, क्योंकि एवरीथिंग काउंट्स। आपकी अभी आपने CRS कैलकुलेटर में देखा कि स्पाउस के एजुकेशन और उनके वर्क एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशंस के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो डू अप्लाई एज अ फैमिली, दैट्स द टिप नंबर 1। सेकेंड टिप ये है कि आप अपनी एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, सो यू कैन परसू अ मास्टर्स डिग्री, बट कीप इन माइंड द एज पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 30 ईयर्स के बाद डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपको उस चीज़ को जहन में रखना है। नंबर 3 ये है कि अगर आपके आइल्स में पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड इम्प्रूव योर आइल्स स्कोर और अपने बैंड्स इम्प्रूव करें, सो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अपना
वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं आप। अगर आपका 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है सो आपको थोड़े कम पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन 3 इयर्स एंड अबव आपका सेम एक्सपीरियंस काउंट होता है और आपको उस पर मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। सो अगर आपका 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं वर्क एक्सपीरियंस के, तो आप इस चीज का वेट कर सकते हैं कि आप उसके बाद अप्लाई करें। बट देन अगेन मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एज पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है। So the next tip that I can give you here is you can pursue Canadian studies or look for Canadian experience. आप jobs के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में, या कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। That will also help you getting a PR और आपके पॉइंट्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वो ये कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन दैट यू कैन अप्लाई फॉर। जैसे कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, अगर आप पूल में एंटर हो जाएं तो आप लोगों को प्रोविंशियल नॉमिनेशन वहां से भी मिल जाती है और आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे प्रोविंशियल नॉमिनेशन और बहुत सारे और पायलट प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजा की इन्फॉर्मेशन है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों को पहुंचा रही हूँ। जिस कदर मेरे से हो रहा है मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ जिसे इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रख के मुझसे क्वेश्चन किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं उनको मना करती हूँ किसी चीज़ के लिए या मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाती। सो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें और जहन में रखें। एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये था कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या थी और मेरे हस्बैंड की क्वालिफिकेशन क्या थी। तो उस चीज़ का भी मैं आंसर इस वीडियो में कर देती हूँ कि मैंने उस टाइम पे सिर्फ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हुई थी, मास्टर्स डिग्री मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, डिग्री मुझे नहीं मिली थी। सो मैंने बैचलर्स डिग्री के बेसिस पे अप्लाई किया था। एंड सेकेंडली मेरे हस्बैंड ने मास्टर्स किया हुआ था। और एनओसी कोड के बारे में आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा। सो एनओसी कोड था 2132 मैकेनिकल इंजीनियर का। सो आई डोंट नो आप लोगों की इससे क्या हेल्प हो सकती है, बट आई वॉन्टेड टू पुट इट आउट देयर। और I think I've discussed everything that I wanted to discuss in this video। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले प्लीज मेक श्योर कर लें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या नेक्स्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं। आई डू गो थ्रू योर कमेंट्स और मैं आपकी सजेशंस की बेसिस पर वीडियोस बनाती हूँ। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस जो हैं वो मिस ना हो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहां पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करती रहती हूँ और आप लोगों को जिस कदर हो सकता है आई फैसिलिटेट यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।